हैं? सहाय कोशिकाएं। और बीच वाली महारानी कोशिका को क्या बोलेंगे? अंड कोशिका। क्या बोलेंगे? अंडे कोशिका। अंड कोशिका को क्या बोलते हैं? मादा युग्मक। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? मादा युग्मक हो जाएगा। बोलो, ये क्या होगी? मादा युग्मक हो गई। और ये वाली कोशिकाएं क्या हो जाएगी? सहाय कोशिकाएं। सहाय कोशिकाओं को सहाय क्यों कहते हैं, ये भी बात होगी। आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है, इन कोशिकाओं में क्या होता है? एक तंतु समुच्चय होता है। तंतु समुच्चय का मतलब होता है समूह। सहाय कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? तंतु समुच्चय। तंतु समुच्चय। समुच्चय का मतलब समझते हो? समुच्चय का मतलब गट्ठर या गट्टा या यूं फिलामेंट्स, ठीक है ना, फिब्रस या तंतुनुमा संरचना होती है। चलो, अपन अपनी बारात चल रही है। अब ये परागनलिका इस बीजांड के अंदर, अंडाशय में तो प्रवेश करी, अंडाशय में तो है ही है। अब इसमें किसी में भी इस बीजांड के अंदर क्या करेगी? प्रवेश करेगी, ठीक है ना। तो इससे यहाँ पे एक टॉपिक और निकल करके आता है द्विनिषेधन त्रिशिलीयन से। पहले यहाँ पे टॉपिक आता है कि परागनलिका का प्रवेश, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, बीजांड में प्रवेश। और ये जो होता है परागनलिका बीजांड में प्रवेश, ये भी पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को आ भी जाएगा। केवल आपको थोड़ा ढंग से ध्यान से पढ़ना है। परागनलिका का, ठीक है ना, परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, ठीक है ना। तो इस प्रवेश के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे मान लो कि आप स्कूल आते हो, दरवाजे से आते हो तो क्या कहलाएगा? वो द्वारे प्रवेश, ठीक है ना। और मान लो कि पीछे से आते हो, खिड़की से आते हो, क्या कहलाएगा? खिड़की द्वारा प्रवेश। यानी जिस तरफ से आप छत से कूद के अगर किसी घर में घुस रहे हो, कूदना मत, हाथ पैर तुड़वाओगे, छत से कूद कर किसी घर में कूद रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? छतीय प्रवेश। यानी जिस स्थान से आप एंट्री लोगे उसी स्थान के अकॉर्डिंग क्या रख दिया जाएगा? नाम रख दिया जाएगा। तो ये परागनलिका अगर बीजांड द्वार से प्रवेश करे तो क्या कहलाएगा? ये बीजांड द्वारीय प्रवेश। केवल समझने की चीजें बेटा, टेक्निकल पूरी समझने की चीजें हैं। बायोलॉजी केवल समझने की चीजें हैं, ना कि रटने की। याद ऑटोमेटिक हो ही रहा है। शब्दों का गेम पूरा, डिक्शनरी स्ट्रॉन्ग रखो। परागनलिका का बीजांड द्वार से प्रवेश करना, बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करना क्या कहलाएगा? बीजांड द्वारीय प्रवेश। अगर निभाग से प्रवेश करे, जैसे मान लो कि ये इधर से आकर के निभाग से प्रवेश करे तो वो क्या कहलाएगा? इधर से आकर के निभाग से प्रवेश करे तो वो क्या कहलाएगा? निभागीय प्रवेश या चिलेजा द्वारा प्रवेश। और अगर मान लो कि यही परागनलिका यहां से अध्यावरणों से प्रवेश करे तो वो क्या कहलाएगा? अध्यावरणीय प्रवेश। कोई दिक्कत है आपको? तीनों तरीके का और भी तरीके हो सकते हैं, जो जहां से मान लो कि बीजांड द्वार से अगर परागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है तो क्या कहलाएगा? बीजांड द्वारीय प्रवेश। अध्यावरण से जाती है इधर से या इधर से अध्यावरण से जाती है तो वो क्या कहलाएगा? अध्यावरणीय प्रवेश। यहां से आगे तो हाइलम वाले भाग से गुजर रही है तो हाइलम वाला प्रवेश। देखो कोई दिक्कत नहीं है। और निभाग से आ रही है तो निभागीय प्रवेश। जिस भाग से वो प्रवेश करती है, इसके अंदर घुसड़ती है, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या रख देंगे? नाम रख देंगे। यानी प्रवेश ये भाग के अकॉर्डिंग इनका नाम हो जाता है। तो परागनलिका बीजांड में प्रवेश। टॉपिक में कोई दिक्कत है? इसमें अलग अलग प्रवेश बता सकते हो कौन कौन से हैं? पहला कौन सा था? बीजांड द्वारीय प्रवेश। दूसरा निभागीय प्रवेश। तीसरा अध्यावरणीय प्रवेश। और आप करना चाहते हो तो ये वाले भी इधर से जा सकती है, इधर से जा सकती है, इसमें से होकर के जाए, कहीं से भी जाए, उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। चलो, एंट्री यहां से तो होगी, सासू माँ ने चेक कर ही लिया। ये दूल्हा, ठीक है ना, आगे दूल्हा और पीछे विनायक जी। और अब ये चल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये चलते चलते क्या होंगे? अब ये पहुंच गए भाई साहब मंडप पे। मंडप पे क्या, वहीं पे जो स्टेज बना लेते ना, वहां पे ये पहुंच गए स्टेज पे। यहाँ पे ये वाला स्टेज है भाई, ग्राउंड है खेल का, यही तो है वो मैदान। यहाँ पे पहुंच गए। ये परागनलिका बढ़ते बढ़ते परागनलिका वृद्धि करती हुई कहाँ पहुंच गई? यहाँ पे। और ये दोनों भी सरकते सरकते यहाँ पे आ चुके हैं। अब लो भाई साहब, यहाँ इसके अंदर प्रवेश कर गए, ठीक है ना। यहाँ से ये लो एंट्री यहाँ से। अब होता क्या है कि जैसे मान लो जैसे दूल्हा आता है, ठीक है ना, दूल्हा आता है तो मान लो कि दूल्हे को, जैसे आपने देखा होगा आजकल उल्टी रस्म रहती है। मतलब दूल्हा क्या करता है? पहले मतलब दुल्हन को ऊपर लेता है, या मतलब हाथ पकड़ के ऊपर लेता है, जो भी आप लोग समझते होंगे। यहाँ अपना टारगेट क्या है? यहाँ पे ये जो सहेलियां होती है, जैसे मान लो दूल्हा जा रहा होता तो ये तो मान लो मेन हो गई दुल्हन, और दुल्हन के साइड में समझ गए कौन है? हाँ, वो सहेलियां जो दुल्हन से भी ज्यादा तैयार होके आती है।
तो ये दोनों साइडों वाली तो क्या होगी इसकी सहेलियां, जिनको सहायिकाएं बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में सहेली को क्या बोलते हैं, सहायिका। तो ये सहायक कोशिकाएं, ये तो दोनों सहायिकाएं होगी। और बीच वाली क्या होगी यहाँ पे अंड कोशिका, बोले तो क्या होगी ये दुल्हन होगी। तो अब मान लो दूल्हे को पता नहीं चल रहा है बेचारे को, भाई दूल्हे को पता नहीं चल रहा है कि कौन सी दुल्हन है कौन सी, बहुत बराबर ही सच के आती है। तो ये सहेली तो बता रहे जीजा जी थोड़ा इधर से, जो छोरियां जीजू जीजू करती है ना, बोले तो बालिकाएं जीजू जीजू नहीं करती क्या, तो वो करते थोड़ा सा और स्मार्ट बने, तो जीजू थोड़ा इधर से, थोड़ा यूं लेकर के। हाँ तो वो यहीं पे ऐसे ही कर रही है कि जीजा जी थोड़ा इधर से, यानी पराग नलिका को दिशा प्रदान करने का काम, यानी जीजू को दिशा प्रदान करने का काम कौन करती है, साड़ी। अरे साड़ी या साई का ये, ठीक है ना, सहेली या साड़ी एक ही बात है, सहेली या सभी साड़ी तो होगी। तो ये सहायिका क्या करेगी, पराग नलिका को दिशा प्रदान करेगी। सहायिका में यानी सहाय कोशिका में उपस्थित तंतु समुच्चय, शुद्ध लाइन तो ये करती है कि इस सहाय को सबसे पहले पराग नलिका किससे प्रवेश, किससे भेंट हो रही है इसकी, किससे मुलाकात हो रही है, शायद भाई दुल्हन से तो पूछने से रहा, थोड़ा बहुत पहचान रहा तो सहायिका से पूछेगी, सहायिका कहेगी जीजो जी इधर से, तो जीजो जी इधर से कहती है, वो वाली कौन है ये सहायिका। यानी सहायिका का तंतु समुच्चय पराग नलिका को दिशा प्रदान करता है। ये बीजांड में प्रवेश के बाद में ये पराग नलिका को दिशा प्रदान कौन करता है, पराग नलिका को दिशा प्रदान कौन करता है, सहायक कोशिका में उपस्थित जो तंतुनुमा संरचना होती है वो इसको सीधा दिशा प्रदान करती है। और क्या कहती है, जीजो जी इधर से, तो जीजू इधर से, वो जीजू इधर से कहने का मतलब पराग नलिका की दिशा को, यानी पराग नलिका इसमें प्रवेश कर गई और पराग नलिका को किसकी तरफ मोड़ दिया, जीजी की तरफ, ठीक है ना, जीजी की तरफ मोड़ दिया। दी दी बोलते हैं ना आजकल, हाँ वो जो कॉलेजों में लड़कियां पहुंच जाती है उसके बाद में जैसे बहुत सी बात बच्चों से बात होती है, तो कभी मतलब जैसे सीनियर जो बच्ची होती है बॉस बोलते हैं, वैसे मिस बॉस बोलते हैं, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चला है भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए। पहले दीदी तो होती थी, अब तो दी लिखते हैं, बड़ी दी, छोटी दी, दी दी नहीं, एक दी खाई गए दी। जैसे पापा का आने वाले जमाने में क्या हो जाएगा, पा, मामा का माँ माँ और मामा में फर्क करना। मेरे तो टेंशन इस बात की हो रही है कि मामे और मामा में क्या फर्क रहेगा, दोनों के लिए एक ही टर्म्स यूज होगी क्या, और फिर अगर हो जाएगी तो माँ भी ऐसे और वो भी ऐसे, भाई माँ बिना मूंछ की माँ होगी एक तो जो रियल माँ, एक मामा मूंछ की माँ बिना मूंछ की माँ, ऐसे फर्क, कैसे फर्क करोगे मुझे नहीं पता, आप लोग करते रहना। तो यहाँ पे अगर बात कर रहे थे अपन, क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये वाले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पराग नलिका को दिशा प्रदान कर दी, पराग नलिका किसकी तरफ आ चुकी है, अंडे कोशिका। बोले तो दूल्हा कहां तक पहुंच चुका है, दुल्हन तक पहुंच गया, दुल्हन है रेडी तैयार। अब क्या होगा वरमाला का प्रोग्राम, पहले यहां तक देखो अपने हिंदू धर्म संस्कृति में अलग अलग प्रकार के गंधर्व विवाह होता है, अलग अलग तरीके के विवाह होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब माला डाल देते ना तो वो भी क्या होता है विवाह। अपन तो 3 4 साथ ही कर लाते हैं, कहीं कोई लफड़ाई ना हो, माला डालने वाला माला डाल देते हैं तो वो भी एक प्रकार गंधर्व विवाह बोलते हैं उसको, ठीक है ना। कई दर्शन शास्त्रों में या धार्मिक उपनिषदों में या ग्रंथों में आपको मिल जाएगा। मांग भर देते हैं तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, राजा बाबू है, राम बाबू, हाँ मुझे पता नहीं है ना। तो वो रहता है कि मतलब वो भी एक प्रकार का क्या होता है विवाह होता है। माला डालने में भी एक प्रकार का क्या होता है विवाह होता है। और आर्य धर्म के अनुसार वो जो लपेटे लेते हैं अग्नि के, हाँ कितने फेरे लेते हैं वो आप मेरे से अच्छे जानते होंगे, तो वो भी एक प्रकार का क्या होता है विवाह। तो अपन 3 4 साथ ही कर लाते हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना हो, एक विवाह में 3 4 हो जाते हैं। तो माला डालना वहां पे विवाह हो गया। तो यहाँ पे पहले यहाँ तक ये सिंगुलर ही है, यहाँ पे ये एन ही है और ये भी क्या है एन ही, यहाँ तक ये अविवाहित ही है, यहाँ तक कोई शादी का ट्रेंड नहीं है। और जैसे ही क्या होगा ये माला डाल देंगे तो ये एन और एन दोनों के सलियन से, नरयुग्मक के और इसके सलियन से क्या हो जाएगा 2n का निर्माण हो जाएगा, n प्लस n से। बोले अंड कोशिका के साथ में, ठीक है ना, अंड कोशिका के साथ में कौन हो गया प्रथम नर युग्मक, प्रथम दो है ना अपने पास में नर युग्मक, प्रथम नर युग्मक का क्या हो गया सलियन, क्या हो रहा है सलियन हो रहा है, ये सलियन हो गया सलियन। तो इसे क्या बोलेंगे निषेचन, सलियन या निषेचन, इसको तो बोलते हैं निषेचन या प्रथम निषेचन, प्रथम निषेचन। बधाई हो आपको, हाँ तालियां बजाते वो पटाखे उठाए छोड़ लो कोई दिक्कत नहीं। प्रथम निषेचन, प्रथम निषेचन के कई नाम है यहाँ पे। प्रथम निषेचन यानी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को इसको सत्य निषेचन भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको सत्य निषेचन, क्योंकि रियल में शादी हुई है ना यहाँ पे,
यानी ये भी एन था और ये भी एन थी, यानी ये भी अगुणित और ये भी अगुणित, ये भी कवारा और ये भी कवारी, ठीक है ना। अगुणित और अगुणित मिलाकर के एन और एन से क्या बनता है, 2n बनता है, यानी द्विगुणित बनता है। एन और एन से क्या बनता है, द्विगुणित, यानी अंड कोशिका। मादा युग्मक भी क्या है, एन है यहाँ पे, और जो प्रथम नरयुग्मक है वो भी क्या है, एन है, और इनका प्रथम निषेचन कंप्लीट हो गया, जिसको सत्य निषेचन बोल सकते हैं, यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ट्रू फर्टिलाइजेशन, यानी सत्य निषेचन। और बनने वाली जो कोशिका होगी, ठीक है ना, बनने वाली जो कोशिका होगी वो क्या कहलाएगी, युग्मनज। क्या कहलाएगी, युग्मनज। और युग्मनज में विदलन होना और विभाजन होने से आगे किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, यानी बच्चा पैदा होगा या बच्चे निर्माण की क्रिया होगी यहाँ पे। तो ये तो होगी अपने युग्मक, तो बना लिया, युग्मक बना। अरे युग्मनज दो शब्द है यहाँ पे, मैं लिख देता हूं कहीं पे, यहाँ पे लिखता हूं। एक तो होता है युग्मक, एक तो होता है युग्मक। युग्मक तो क्या होता है, एन, और एक होता है युग्मनज। युग्मनज इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 2n। जैसे अपन के लिए भी शब्द यूज हो रहा अपनी एक एक कोशिका में, युग्मनज कंडीशन में है अपन। युग्मनज कंडीशन का मतलब द्विगुणित अवस्था में, क्योंकि अपन युग्मनज में ही बार बार समसूत्री विभाजन और विदलन जैसी प्रक्रियाओं से रहे हैं, यानी अपनी प्रत्येक कोशिका की, केवल युग्मकों को छोड़ करके शरीर की सभी कोशिकाओं की अगर सूत्र गुणिता देखी जाती है, चाहे मूंछ की देख लो, चाहे पूंछ की, चाहे सिर के बाल की देख लो, चाहे खाल की देख लो, किसी की देख लो, कोशिकाएं कैसी है, द्विगुणित है, केवल युग्मकों को छोड़कर, शुक्राणु या अंडाणु को छोड़कर बाकी सब बॉडी की जो कोशिकाएं होती है ना, वो कैसी होती है, द्विगुणित होती है। और द्विगुणित वाली स्टेज को अपन क्या बोल सकते हैं, युग्मनज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये युग्मनज बनी है। प्रथम वो कोशिका है, ये वो शेल है युग्मनज, और युग्मनज कैसा होता है, 2n होता है। ये वो कोशिका है जिससे अपने शरीर का निर्माण होता है। ये जो 5 फीट 10 इंच की हाइट दिखाई दे रही ना, ये एक कोशिका से बनी हुई है, यानी ये वो कोशिका है जिससे क्या होता है, पूरे बॉडी का निर्माण हो जाता है। यानी जीव की प्रथम कोशिका कौन सी होती है, या जीव की, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा कि सजीव की प्रथम कोशिका या मानव शरीर के प्रथम कोशिका कौन सी होती है, उत्पन्न मानव शरीर को उत्पन्न करने वाली प्रथम कोशिका कौन सी होती है, ये युग्मनज होती है। इस कोशिका में इतनी पावर होती है, इतनी पोटेंसी होती है, टोटिपोटेंसी टर्म्स काम लेते हैं प्लांट्स वगैरह में। एक कोशिका पूर्ण सशक्ता, पूर्ण सशक्ता टोटिपोटेंसी इंपोर्टेंट टर्म है, कंपटीशन में पूछी भी जाती है। पूर्ण सशक्ता क्या होती है, एक कोशिका द्वारा संपूर्ण जीव निर्माण की क्रिया को, एक कोशिका द्वारा संपूर्ण जीव या संपूर्ण पादप निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी, और हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण सशक्ता। तो पूर्ण सशक्ता यहाँ पे काम में लिया जा सकता है, टोटिपोटेंसी, यानी किसका निर्माण हो गया, यहाँ पे युग्मनज का निर्माण हो गया। तो ये युग्मनज का निर्माण हो गया, पूर्ण सशक्त कोशिका है, प्रथम वो कोशिका जिससे संपूर्ण बॉडी का निर्माण होना है, यानी इतने बड़े शरीर का निर्माण किससे हुआ है, केवल एक कोशिका में। सभी सजीवों का जो लैंगिक जनन करते हैं उनकी प्रथम कोशिका क्या रहती है, युग्मनजी रहती है। तो इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। युग्मनज की जो सूत्र इंग्लिश में जाइकोट बोलते हैं, जैसे इसको क्या बोलते हैं, युग्मक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गैमेट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, जाइकोट, ठीक है ना, जाइकोट बोलते हैं, ठीक है ना, जाइकोट बोलते हैं। ये हो गया। अब मान लो दूल्हे का तो विवाह हो रहा है यहाँ, और आपको पता है विनायक जी नाराज, भाई वो भी कर दे, भाई विनायक जी तो साथ में चले ना, दूसरा नरयुग्मक और है ना पीछे पीछे, दो आ रहे थे, एक तो हो गया, दूसरा यहाँ बाकी पड़ा है, ठीक है ना। वो साहब नाराज कि अब आपने तो कर ली शादी, बच्चा है, हड़ पकड़ ही सकता है। जैसे गणेश जी की आपने अगर कहानी सुनी होगी, ठीक है ना, तो उसमें बताया जाता नहीं, भाई उन्होंने बोले मेरी भी शादी करो, तो वही लफड़ा यहाँ पे हो गया, बोले साहब मेरी भी तो जुगाड़ करो या मेरी भी तो शादी कराओ। तो गणेश जी बोले तू टेंशन क्यों ले रहा, तेरे को एक नहीं दो दो देंगे। यानी जो अगर ये प्रथम निषेचन के बाद में परागनलिका किधर मुड़ जाएगी, यहाँ पे, या जो इधर जाकर किधर जाएगी, द्वितीय नरयुग्मक के पास में, द्वितीय केंद्र के पास में, या यूं कहेंगे कि जो दूसरा जो नरयुग्मक होता है वो कहाँ आ जाएगा, दूसरा नरयुग्मक कहाँ पहुंच जाएगा, द्वितीय केंद्र के पास में। यानी द्वितीय केंद्र के पास में कौन सा आया, प्लस क्या आएगा, दूसरा। प्रथम तो आ गया ना, तो इसको बोलेंगे द्वितीय। ये द्वितीय क्या है, या दूसरा लिख देता हूं तो और आसान रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा नरयुग्मक, नरयुग्मक। द्वितीय केंद्र कितने हैं, दो, कितने हैं, दो है, n प्लस n है, और दूसरा नरयुग्मक क्या है, n है, यानी एक ही है। और इनके जो संलयन की जो प्रक्रिया होगी, इनके जो संलयन की जो प्रक्रिया होगी, संलयन की क्रिया, उसको क्या बोलेंगे, दूसरा निषेचन।
भाई ये तो हो गया नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को, तो या नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया या मिलने की क्रिया को नहीं एक अच्छी टर्म्स काम में लेते हैं, संलयन की क्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और बात यहाँ पे ये आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है कि नर युग्मक, ये तो हो गया नर युग्मक, तो नर युग्मक है, बिल्कुल राइट है, नर युग्मक है, चाहे ये हो कोई फर्क नहीं है। सर ये पहले आ जाए तो कोई फर्क नहीं है दोनों बेटा, नर युग्मक को कोई फर्क नहीं है, जरूर मादा युग्मकों में फर्क है, जरूर मादा, क्योंकि ये तो सत्य मादा युग्मक है और ये असत्य, क्योंकि ये केवल कोशिकाएं हैं, युग्मक तो है नहीं भाई। द्वितीय केंद्रक युग्मक थोड़ी है, युग्मक तो ये मादा युग्मक, तो मादा युग्मक तो है नहीं, झूठ मूठ के, यानी ये दुल्हन थोड़ी है, इसको बेचारे को बावड़ा ही बना दिया, ठीक है ना। ये रिद्धि, दो दुल्हनें होती ना गणेश जी के, रिद्धि और सिद्धि, तो यहाँ पे ये मतलब ये दो है, इनको द्वितीय केंद्रक बोल रहे हैं, और ये मादा युग्मक नहीं है। और आपसे कुछ भी लिया जाता है, अगर क्या पूछ लिया जाता है कि इसको दूसरे निषेचन को असत्य निषेचन क्यों कहते हैं, तो आप लोग जवाब क्या दोगे कि दूसरा जो नरयुग्मक होता है, दूसरे निषेचन में नरयुग्मक तो नरयुग्मक होता है, सही होता है, लेकिन वो द्वितीय केंद्र का वो मादा युग्मक नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, निषेचन को, संलयन होने को क्या बोलेंगे, द्वितीय के। अब प्रथम निषेचन हो गया ना, तो इसे क्या बोलेंगे, दूसरा निषेचन या दूसरा निषेचन। दूसरा निषेचन बोले तो क्या हो जाएगा, सेकेंड फर्टिलाइजेशन। और दूसरे निषेचन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, असत्य निषेचन, असत्य निषेचन, असत्य निषेचन, या क्या बोल सकते हैं इसको, फॉल्स फर्टिलाइजेशन। यानी ये सत्य निषेचन तो कौन सा हो गया, प्रथम निषेचन तो क्या है, सत्य निषेचन, और जो दूसरा निषेचन है वो क्या है, असत्य निषेचन यानी फॉल्स फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे जो अपना टॉपिक पे वापस आता हूं मैं, आपको मैं द्विनिषेचन समझा चुका हूं, दो था ना द्विनिषेचन, अपना टॉपिक है त्रिसंलयन। क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन से लेकर के बड़े क्वेश्चन तक आ सकता है। अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो आप यहां से शुरू करोगे परागनलिका के प्रवेश से लेकर के जहां तक अभी तक मैंने पढ़ा दिया है, तो वो तो है ही है, थोड़ा और ऐड करोगे। द्विनिषेचन तक का क्वेश्चन आए तो द्विनिषेचन तक का तो हो गया, दोनों निषेचन, प्रथम निषेचन और दूसरा निषेचन। प्रथम निषेचन है वो कौन सा, सत्य निषेचन, और दूसरा निषेचन है वो कौन सा है, असत्य निषेचन। प्रथम निषेचन सत्य निषेचन है, जिससे बनने वाली जो 2n कोशिका है वो क्या कहलाएगी, युग्मनज। और दूसरा निषेचन है उसमें द्वितीय केंद्रक n+n यानी 2n हो गए ना, और ये दूसरा नरयुग्मक यानी n, यानी n और n कितने तक, 3n हो गए। तो इनके संलयन से क्या बनता है, इनके संलयन को दूसरा निषेचन या क्या बोल सकते हैं, असत्य निषेचन। और बनने वाली जो कोशिका होगी वो कैसी होगी, 3n होगी, कैसी होगी, 3n, 2 और 1 3n हो जाएगी। और इसका नाम होता है भ्रूणपोष। क्या होता है, भ्रूणपोष, ध्यान रखना, भ्रूणपोष बोला है, एक तो होता है भ्रूणकोश, एक होता है भ्रूणपोष। जो ये वाली जो संरचना है ना, ये इसको तो बोलते हैं भ्रूणकोश। जो मैंने बताया था ना भ्रूणकोश क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान दे सभी बच्चे, ये जो चीज मैंने बताई ना, ये जो पूरी संरचना, ये जो मादा युग्मकोद्भिद वाला था, मादा युग्मकोद्भिद नहीं थी क्या ये कोशिका, मादा युग्मकोद्भिद कोशिका जैसे इस तरीके से ये वाले, ये तीनों कोशिकाएं, ये दोनों केंद्र को, ये तीनों बनने के बाद में इस कोशिका के इस आवरण को या इस पूरे अंदर की संरचना को क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश बोलते हैं। तो ध्यान रखना, भ्रूणकोश वाला इंपोर्टेंट है, बता रहा हूं भ्रूणकोश। और वहां पे ये क्या है, भ्रूणकोश, यहाँ पे तो भ्रूणकोश और यहाँ पे भ्रूणकोश, यहाँ पे क्या है कोश और यहाँ पे क्या है प है कोश। तो भ्रूणकोश और भ्रूणकोश में अंतर पता रखना। भ्रूणकोश के बाहर का तो क्या कहलाएगा, ये जो संरचना है ये तो क्या कहलाएगी, परिभ्रूणकोश। अरे बाहर भाई, भ्रूणकोश के बाहर है वो तो आउटर स्ट्रक्चर, और भ्रूणकोश के अंदर है वो संरचना है ये। क्वेश्चन आया था नीट में क्वेश्चन ये था कि भ्रूणकोश के बाहर, ठीक है ना, भ्रूणकोश के बाहर उपस्थित संरचना जिसको क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, परिभ्रूणकोश। तो क्वेश्चन ऐसे आया था, परिभ्रूणकोश की सूत्र गुणिता क्या होती है। भाई भ्रूणकोश है, इसके अंदर जो पोषण बनेगा वो तो क्या कहलाएगा, भ्रूणकोश। जो अपने वहां लिखा है, अंदर बनने वाला तो भ्रूणकोश है, और बाहर बनने वाला परी क्या होता है, उपसर्ग होता है। परी का मतलब क्या होता है, चारों ओर। तो भ्रूणकोश के चारों ओर उपस्थित ये मैंने बताया सूत्र गुणिता बोले तो n या 2n, कैसी है दिखा रखी है मैंने आपको, कैसी है ये 2n है। तो यहाँ ये क्या बनाएगा, भविष्य में ये क्या बनाएगा, इससे परिभ्रूणकोश का निर्माण होगा। और परिभ्रूणकोश क्या है, बीजांडकाय की कोशिकाएं बता रखा है। इसको मैंने क्या बता रखा है, बीजांडकाय बता रखा है। किधर बता रखा है,
काय बीजांड काय नहीं बता रखा आज, तो इसको मैंने कल ही बताया था, परसों बताया, इसको बीजांड काय बता रखा अंदर वाली संरचना, और ये बीजांड काय की कोशिका है, ये रही बीजांड काय। बीजांड काय की कोशिकाएं क्या बनाती है, परिभ्रूण कोश का निर्माण बनाती है, परिभ्रूण कोश बनाती है, और परिभ्रूण कोश की सूत्र गुणिता, एक तो होता है भ्रूण कोश, भ्रूण कोश की सूत्र गुणिता पूछे तो कैसी है 3n है, और परिभ्रूण कोश की सूत्र गुणिता पूछे तो कैसी है 2n। ये 3n और 2n का मतलब भी समझते हो क्या आप लोग, n का मतलब क्या होता है अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, जैसे फॉर एग्जांपल मानव में होता नहीं है, या मटर की बात कर लेते हैं, मटर में मान लो, ये मानव को ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों, मानव के लिए गलत है लेकिन आप लोगों के समझने के हिसाब से सही है। जैसे मानव में n का मान कितना होता है, n का मान गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 2n 46, तो n का मान कितने हो गया भाई 23 हो गया ना, 23 दूना 46 भाई 23 आधा हो गया, तो n बराबर मानव में n का मान कितना होता है, मानव में यहाँ लिख देता हूँ, मानव में अगर बात की जाए, मानव में n बराबर तो कितना होता है 23 गुणसूत्र होता है, 23 गुणसूत्र, 2n बराबर क्या होता हो जाएगा 46 गुणसूत्र, और फिर 3n कंडीशन होती नहीं है, अगर हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 या 46 प्लस 23, 46 में और जोड़ना पड़ेगा कितने 23, कर सकते हो आप लोग, गणित आती है क्या, हाँ गणित ये तो 6, ये तो हो गए 9, और ये कितने हो गए 6, इतने गुणसूत्र जाएंगे, होते नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया कि 3n क्या होता है, 3n का मतलब गुणसूत्रों की संख्या ट्रिपलेट कंडीशन होती है, यानी 3 गुना होती है, तब वो बता रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया, यहाँ तक का तो था द्विनिषेचन, द्विनिषेचन तो आ गया आपने, प्रथम निषेचन और द्विनिषेचन, और द्विनिषेचन बनने वाली कोशिका क्या आ जाएगी गुणकोश। इसकी परिभाषा तो हो गई, लेकिन टॉपिक अपना छूट रहा है त्रिसलियन। त्रिसलियन से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिसलियन को बताना पड़ता है, ठीक है ना, यानी द्विनिषेचन, यानी यहाँ पे लिखोगे प्रथम निषेचन, प्रथम निषेचन, ठीक है ना, प्रथम निषेचन, प्रथम निषेचन किसके बीच में होता है, प्रथम जो निषेचन होता है, प्रथम निषेचन होता है अंड कोशिका, अंड कोशिका प्लस क्या होता है प्रथम नर युग्मक, प्रथम नर युग्मक के, तो इसे तो क्या बोलते हैं सत्य निषेचन, सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन। और दूसरा जो होता है वो ये होता है, यहाँ पे दूसरा जो होता है वो इसको मैं बताता हूँ, ये तो ये वाला हो गया द्विनिषेचन, द्विनिषेचन का है दूसरा, यहाँ कर देता हूँ मैं, पहला तो ये होगा दूसरा, प्रथम निषेचन या दूसरा निषेचन लिख देता हूँ, दूसरा निषेचन। दूसरे निषेचन में क्या होगा, दूसरे निषेचन में एक तो रहेंगे मादा युग्मक तो है नहीं, ये सत्य निषेचन, ये सत्य निषेचन क्यों है, क्योंकि ये भी सत्य मादा युग्मक है और ये भी क्या है सत्य